ओके बच्चों, लेट अस रीड Newton's laws of motion. Okay, this is one of the most important topics in mechanics which we study in class 11th. That this comes after kinematics. Okay, in kinematics you do not talk about force at all, which is the most important reason for any motion to occur. Okay, so after study of kinematics we study Newton's laws of motion, and here all the forces are taken into consideration. ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फोर्स. तो इतनी बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है यहां पे वो क्या है कि पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. बहुत ही ऑब्वियस डेफिनेशन है बेटा. कोई भी पुल और कोई भी पुश जो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, दैट इज कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी होती है तो उसको मूव कराने के लिए क्या करना होगा हमें, तो जो हमें लगाना होता है उस चीज का नाम क्या है बेटा, इट इज कॉल्ड फोर्स. ओके, और अगर कोई बॉडी चल रही है, सपोज देयर इज अ कार मूविंग टुवर्ड्स यू एंड यू वांट टू स्टॉप इट, व्हाट यू अप्लाई ऑन इट, फोर्स. तो यू कम अक्रॉस फोर्सेस एवरी डे ऑल द टाइम. ओके, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दीज फोर्सेस. चलो, फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स. मतलब जिस पे लग रहा है उसको मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया, और जो लगा रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, सोर्स. ठीक, सपोज इफ आई प्रेस दिस स्क्रीन, तो वो क्या होगा, मैंने लगाया तो आई एम द सोर्स, और फिर उसने मुझे वापस लगाया तो वो भी सोर्स हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, बट वी विल टॉक अबाउट इट इन लेटर स्टेजेस. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक फोर्स के पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है, राइट. तो उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं धीरे धीरे. जैसे कि एक बहुत सिंपल सी फोटोग्राफ है, यहाँ पे पुल और पुश को मैं समझाता हूं. पुल मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक को वो उधर खींच रहा है, द मैन इज पुलिंग दिस ब्लॉक इन द राइट डायरेक्शन, तो दैट इज पुल. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द लेफ्ट पर्सन, दिस वन, तो ये क्या कर रहा है, बॉडी को पुश कर रहा है, ओके, राइटवर्ड्स. तो दीज टू पर्सन्स आर अप्लाइंग फोर्सेस, एंड दिस वन इज अप्लाइंग अ पुल फोर्स एंड दिस इज अप्लाइंग अ पुश फोर्स. ओके, ही इज पुशिंग द ब्लॉक इन द राइट डायरेक्शन. ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है ये, तो बच्चों आप हमेशा से पढ़ते आए हैं. बट एक फोर्स लगने से क्या होता है, व्हाट आर द रियल इफेक्ट्स ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, यहां पे मैंने रिजल्टेंट नाम क्यों लिया है, देखते हैं. देखिए, तो इट मे चेंज ओनली स्पीड. अगर कोई बॉडी है बच्चे, देखिए, अगर सपोज करिए यहां पे एक बॉडी है, ओके, देखो, अगर एक बॉडी है और ये किसी v स्पीड से जा रही है, और आप उस पे एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, इन दिस डायरेक्शन ओनली, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसको सपोर्ट मिल गया उसी डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट. तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं फोर्स लगा करके. और अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दूं बच्चों, तो क्या होगा कि इसकी स्पीड कम भी हो सकती है, बट देयर शुड बी सम रिजल्टेंट फोर्स. कुछ ना कुछ फोर्स बचा होना चाहिए. ऐसा नहीं हो जाए कि जितना फोर्स मैंने इधर से लगाया उतना ही मैं अगर इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं F, तो क्या हो जाएगा, फिर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा. तब we can say that the speed may not change. The next effort is may change only direction. तो बेटा ऐसा भी हो सकता है सी कि अगर एक ब्लॉक है, स्पेस में है कहीं पे, किसी से इंटरेक्शन नहीं है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड v, और उस पर आप क्या कर देते हो, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो F, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कर्व्ड पाथ में चला जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट. तो फोर्स का एक ये भी इफेक्ट हो सकता है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए विद द हेल्प ऑफ फोर्स. नेक्स्ट चेंज क्या हो सकता है कि दोनों ही चेंज हो जाए. ठीक है, अगर एक बॉडी है, सपोज करिए बच्चे, और वो v स्पीड से जा रही है, और आप उस पर ऐसे किसी और डायरेक्शन में ही फोर्स लगा देते हो, राइट. तो क्या होगा, यहां पर जो फोर्स का कंपोनेंट स्पीड के डायरेक्शन में आ गया, सपोज करो अगर ये थीटा है, स्पीड के डायरेक्शन से एंगल थीटा पर मैंने एक फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और इधर की तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F
साइन थीटा, तो बेटा देखो क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्पीड बढ़ाने में हेल्प कर देगा। एंड व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस एफ साइन थीटा, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं कि स्पीड भी चेंज हो जाए एक फोर्स की वजह से और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, बोथ कैन चेंज साइमल्टेनियसली। ओके, फिर द नेक्स्ट थिंग इज मे चेंज साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, राइट। सपोज देयर इज अ स्प्रिंग, okay, and you apply some force on this spring and you try to compress it, then what will be the effect? The spring will be compressed like this, ऐसे हो जाएगी स्प्रिंग। तो आपने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। सिमिलरली अगर मैं स्प्रिंग पे फोर्स उस डायरेक्शन में लगाता आउटवर्ड्स, तो क्या हो जाता बेटा, द स्प्रिंग वुड हैव बीन एक्सटेंडेड। ऐसे ही सपोज देयर इज अ ब्लॉक, ओके, this is some soft material, suppose foam, and if you apply some force on it in the downward direction, what will be the effect? ये हो सकता है deform हो जाए बच्चे, due to the applied force इसका जो shape है, size है, that can also change। तो हमने कौन कौन से effects देखे, what are the effects of a force? अगर कोई नॉन जीरो फोर्स किसी बॉडी पर लग जाता है बच्चे, तो कौन कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, इट्स डायरेक्शन में चेंज, और स्पीड एंड डायरेक्शन कैन चेंज साइमल्टेनियसली, और इट मे कॉज चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज यूनिट ऑफ फोर्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वांटिटी हियर, सो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ फोर्स? सी, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन in the MKS system, or I should say SI system, ठीक है, in SI system also the unit of force is Newton, okay। So actually in the symbol form we write capital N, and if we want to use the full name then we write with small letters, actually Newton, okay। And what does Newton mean? Actually it is kg meter per second square, so short form for kg meter per second square is taken as Newton, okay, just to honor the scientist Newton, okay। And the next unit is dyne, okay, this is the name given to the unit in the CGS system, which is gram centimeter per second square. This is the unit in CGS system and it is taken as dyne, okay। So what is the conversion? 1 Newton is equal to 10 to power 5 dyne. You must have studied this conversion while studying the chapter units and dimension, okay। So 1 Newton equals 10 to power 5 dyne, okay, it's a very common fact, okay। Now we also can see dimensional formula of force, okay। To find dimensional formula of force, what we do is we can, देखो आई एम यूजिंग सम फैक्ट, आपने सुना ही होगा, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और एम के लिए, मास के लिए बेटा डायमेंशन क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल एम, ओके। एंड एक्सेलरेशन इज रिटन लाइक एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, ये चीज स्पीड के लिए होता है ना, एंड ये टाइम हो गया, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा वी के लिए मतलब वेलोसिटी है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फिर उसके बाद टाइम से एक बार और डिवाइड कर दिया, सो फाइनली इट बिकम्स एम एल टी माइनस 2। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखो बेटा, फंडामेंटल फोर्सेस, तो एक्चुअली ऑल द फोर्सेस इन नेचर कैन बी categorized into 4 categories. These are the 4 fundamental forces. तो देखो सारे फोर्सेस जो भी नेचर में होते हैं वो 4 कैटेगरीज के अंदर ही आ जाते हैं, उन्हीं 4 कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है, लेट मी नेम देम फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस देम इन डिटेल इंडिविजुअली, ओके। सो फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके।
and the second one is gravitational force. You must have heard about it. Then the third is strong nuclear force. Okay, and the fourth name will be weak nuclear force. ठीक है, ये चार कैटेगरीज हैं. इन चार फोर्सेस को हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं. और आपने जो भी फोर्सेस अभी तक सुने होंगे वो सब इनमें से किसी कैटेगरी में ही आ जाता है. ओके, सो लेट अस डिस्कस दीज फोर्सेस इंडिविजुअली इन डिटेल, अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल. चलो, तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस? देखो, फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर, ठीक है, because of the electric charge on the particle is called electromagnetic forces. देखो, जो चार्जेस की वजह से फोर्स डेवलप होते हैं ड्यू टू चार्जेस ऑन द बॉडीज और पार्टिकल्स, these forces are termed as electromagnetic forces. ठीक है, तो इनका जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से these forces arise are called charge, है ना. तो चार्ज की वजह से जो फोर्सेस डेवलप होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं हम लोग. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने जरूर नाम सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इफ आई टेल यू कि ये बहुत बेसिक सी बात है, यू नो दैट, कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं कहीं पर तो ऑब्वियसली दे रिपेल देम. इफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर देयर तो वो क्या होते हैं, अगेन रिपेल करते हैं. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं कहीं पे, देन दे अट्रैक्ट. यू मस्ट हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ठीक है, तो इन फोर्सेस के बारे में इफ आई टॉक, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सुना होगा. फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, वो क्या है, कूलम्स लॉ के थ्रू हम बताते हैं. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, ये फोर्स किसके बीच में लगता है? इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, सपोज Q1 एंड Q2, एंड इफ दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम. इफ दीज टू चार्जेस आर बोथ पॉजिटिव, okay, if these two charges are both positive, then they repel each other. If they are both negative, then also they repel each other. Okay, and if they are, one is positive and one is negative, that is they are oppositely charged, then you will see that there is an attractive force between them. Okay, so let us move forward. तो थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए. Okay, so these can be, obviously we just talked कि these are attractive in nature sometimes and they are repulsive in nature sometimes. Okay, and these are very long range forces. इसका मतलब क्या है? They can act at a very large distance also. If the particles are kept at a very large distance, तब भी इनके बीच में फोर्स लग सकता है, और अगर बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखें तो भी लग सकता है. लेट मी टेल यू कि जैसे एक न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं बेटा, न्यूक्लियस आपने सुना होगा, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं. ठीक है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लगता है. ऑल्सो इफ अ प्रोटॉन इज केप्ट ऑन अर्थ एंड अदर प्रोटॉन इज केप्ट ऑन मून, उन दोनों के बीच में भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. सो इट कैन एक्ट एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑल्सो एंड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज ऑल्सो. ठीक है, इसका जो रेंज होता है इट इज वेरी वाइड एंड लॉन्ग. ठीक है, दीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स. व्हाट डज दिस मीन इज कि इफ द टू पार्टिकल्स, 2 point charges, suppose this is one particle and this is other particle, let us say they are Q1 and Q2, and there is a repulsive force between them and its magnitude is suppose F. ठीक है, दोनों के बीच में F लग रहा है अगर इनको एयर में रखा है, एयर मीडियम के अंदर रखा है. बट सपोज these two charges, ठीक है, they are still at a distance of R but they are submerged in water. अब इनको पहले एयर मीडियम में रखा था, and now if I put them submerged in water, ठीक है, then
the forces on these particles, okay, the repulsive forces on these particles will change. अब इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, it will become F dash, okay, its magnitude may change. ठीक है, तो actually you study about these forces in detail in class 12th in electrostatics chapter. फिर the next force which comes into play, ठीक है, very commonly in nature is called gravitational force, okay. So you have studied about in the previous classes also. Let me talk about it in a little detail. It acts between any two masses, okay, kept anywhere in the universe. This is also actually a very large range force. कहीं पे भी दो particles को रख दीजिए आप, they will exert gravitational force on each other, okay, due to the property called mass. ये जो gravitational force आते हैं वो masses की वजह से आते हैं पार्टिकल के, जबकि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूं which we just talked before, वो चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा किस वजह से आता है किसी पार्टिकल पर, उसके मास की वजह से आता है। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्सेस अराइज बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेटा अगर ये दो पार्टिकल हैं, सपोज करो एक पार्टिकल का मास है m1, ठीक है, चार्ज की कोई बात नहीं करनी यहां पे हमें। एक दूसरा पार्टिकल मैं ले लेता हूं, सपोज करो m2, एंड दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस r, ठीक। तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मैं अगर डिफरेंशिएट करूं बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बट अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करूं तो वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों नेचर के होते हैं, राइट। तो बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स आई सेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों पेन्स के टिप की बात करूं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट, इनके बीच में भी फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैं दो प्रोटॉन्स की बात करूं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और अगर मैं बात करूं अर्थ एंड मून, दे आर ऑल्सो अप्लाइंग अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब आप समझ रहे हो, दे एक्ट इन वेरी लॉन्ग रेंज ऑल्सो एंड इन वेरी शॉर्ट रेंज ऑल्सो, ठीक है। तो एनी टू पार्टिकल्स इन नेचर इन द यूनिवर्स attract each other with gravitational force, okay. But let me talk about how to calculate it. It follows inverse square rule, मतलब कि ये जो force होता है it is inversely proportional to the square of distance between the particles and it is always attractive in nature, we just talked. इसका क्या मतलब हुआ कि जो force होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट दिस मींस इज कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस, ठीक है, द फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है, और वो भी कैसे, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो देखो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, सपोज दिस इज m1 एंड अदर फोर्स इज m2, और उनके बीच में सपोज कर लेते हैं बेटा कि डिस्टेंस इज r, तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड f हैं तो वो एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर एंड द फोर्स बिकम्स f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे अगर मैं बात करूं थोड़ी सी डिटेल में, तो g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आई विल रिपीट कि ये किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होता है कि इफ द डिस्टेंस इज लार्ज देन द फोर्स इज जनरली वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक डायग्राम आ गया हमारे पास, इट इज अ बेटर डायग्राम ऑब्वियसली। m1 एंड m2 अगर दो पार्टिकल्स हैं तो वो एक दूसरे पर
इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा देते हैं, तो F1 एंड F2 आर equal in magnitude but opposite in direction. Obviously M1 is being pulled by M2 in rightward direction and M2 is being pulled by M1 in the left direction. Okay, it is the weakest force in nature. Okay, ये मेन बात है कि ये बहुत वीक होता है. Okay, अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो F was equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने बात करी थी. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहां पे जो K है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू. लेट मी जस्ट फॉर कंपैरिजन टेल यू द वैल्यू ऑफ K. ओके, तो K एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, 9 into 10 to power 9 होता है. ओके, इन एयर. और यहां पे जो G की वैल्यू होती है बेटा इन SI यूनिट्स, इट इज 8.85 into 10 to power minus 11. ठीक है, 8.85 into 10 to power 11. तो इसके लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है देख रहे हो आप, उसमें 10 to power minus 11 लगा है, जबकि इसमें 10 to power 9 लगा हुआ है. सो इट इज ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयरिंग इट टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, अगर मैं आगे बात करूं, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. ओके, it is independent of nature of medium between the two particles. ये nature of medium के independent रहता है. मतलब अगर दो particles air में रखे हुए हैं and the force between them, gravitational force between them is F, तो अगर उन दोनों को water के अंदर डाल दें, then also the gravitational force between them will be same F only, and in vacuum also the force will be F only. It does not depend on the nature of medium between the two particles. Okay, this was not true in electrostatic forces. Okay, चलो मुझे यहाँ पे the third fundamental force I'm taking is strong nuclear force. ठीक है, this acts between the particles kept inside the nucleus. Okay, it is the strongest force in nature. This is very strong in magnitude. Okay, and this is very short range force. Actually, it keeps nucleons, okay, together inside the nucleus in spite of large electrostatic repulsion between the particles. देखो, अगर मैं बात करूं, आपको एक एटम का स्ट्रक्चर पता होगा थोड़ा बहुत. देखो, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, आपने अगर थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन यू नो दैट देयर इज अ पार्टिकल केप्ट एट द सेंटर ऑफ एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस. ओके, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस के अंदर there are two types of particles. One is neutron and one is proton. Okay, and these two particles combined are called nucleons. What are nucleons? The particles present inside the nucleus of an atom. ठीक है, तो neutrons और protons are combined called nucleons. ठीक है, तो obviously अगर यहाँ पे दो protons होते होंगे तो they are of positive nature. Okay, so there is strong repulsion between them. Then also the nucleus can be kept together, they do not separate, and the reason for that is this force, strong nuclear force, which acts between the nucleons present inside the nucleus. ठीक है, but this is very short range force. ठीक है, तो अगर मैं ये देखो न्यूक्लियस कंसिडर करूं बेटा, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं. देयर आर मल्टीपल प्रोटॉन्स. ओके, एंड देयर मस्ट बी रिपल्शन बिटवीन देम. तो उनको भी
रोक करके रखने के लिए which force comes into play, that is strong nuclear force. तो ये जो strong nuclear force होता है बेटा, this acts between neutron and neutron also. न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर प्रेजेंट होंगे, जैसे ब्लू बॉल्स आर हियर न्यूट्रॉन्स एंड द ऑरेंज टाइप ऑफ बॉल्स आर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्टिव फोर्स देता है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी देता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी देता है, ठीक है. ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, ऑल पेयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर with the help of force called strong nuclear force, and it is the strongest force in nature. Okay. Radioactivity, fission, fusion, and are all resultant of the unbalanced nuclear forces. ठीक है, जब these forces become unbalanced inside a nucleus, what happens is there is breaking of nucleus into two particles sometimes, or maybe some particles are released from the nucleus, और ये तभी होता है when this strong nuclear force becomes unbalanced. Okay. Obviously, I will again repeat, it acts within the nucleus, that too up to a very small distance. ठीक है, this is a very short range force. Okay, and it acts inside the nucleus only. और आप जानते हो कि the nucleus is very small in size and inside that only it acts. So it acts inside a very small range, in small distances only. Okay, तो बहुत दूर के particles, if the distance between the particles is very large, okay, then this force does not come into play. The last fundamental force here is weak nuclear force. This is also present inside the nucleus between the nucleons. Okay, let me discuss it very fast. It acts between any two elementary particles. Okay, elementary particles मतलब वही जो particles अभी हम discuss कर रहे थे. Under its action, a neutron can change into a proton, emitting an electron and a particle called antineutrino. This is an example कि इस तरह के changes जो है possible होते हैं due to weak nuclear force. Okay, the range of weak nuclear force is very small. Actually, it acts also inside the nucleus only, but its magnitude is very weak, and that is why it is called weak nuclear force. Okay, so this is not of very much importance for us, so we will not go into detail about this. ठीक है, ये force होता है, it is weaker than the strong nuclear force, और इसकी वजह से some type of nuclear reactions may occur. ठीक है, but otherwise we will go into detail about this in the later chapters of class 12th, that is modern physics we call it.